अपने कार्यकारी अध्यक्ष भारत पेंशन समाज के संयुक्त महासचिव आज के मुख्य अतिथि श्री अमीय रमन जी से आग्रह करूंगा कि आमेर और आपकी मन की जिज्ञासाओं को आगे बढ़ाने में, प्रोन्नत करने में अपने विचार रखें। श्री अमीय रमन जी। पदाधिकारीगण एवं नौजवान साथियों, आज का दिन इस शाखा के लिए मासिक बैठक का दिन तो है ही है, और साथ ही साथ पेंशनर्स दिवस का भी दिन है। ये अपने आप में बहुत ही सुखद संयोग है, और विशेष रूप से इस शाखा के जितने सदस्य हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामना उनके लिए व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके मासिक बैठक का दिन इतना महत्वपूर्ण तिथि क्यों चुना गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, पेंशनर दिवस का नाम आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में है क्या? हो सकता है बहुतों के दिमाग में भ्रम हो, तो मैं चाहता हूं इसको क्लियर कर दूं। आज 17 दिसंबर 1982 के दिन एक डीएस नकारा, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट में सेक्शन अफसर या ऊपर के पद पे कार्य कर रहे थे, उन्होंने एक मुकदमा फाइल किया। और मुकदमा क्या था? उस समय सरकार ने नया रूल बनाया, और उस रूल में ये किया कि एक कट ऑफ डेट दिया, कहा कि इस डेट से पहले वालों के लिए अलग पेंशन का फार्मूला रहेगा और उसके बाद वालों के लिए अलग पेंशन का फार्मूला रहेगा। चूंकि ये उस पर्टिकुलर कट ऑफ डेट से पहले सेवानिवृत्त तो हो चुके थे नकारा साहब, लिहाजा ये उस लाभ से वंचित हो गए। और जाहिर सी बात है कि जब किसी लाभ से एक डेट की वजह से कोई वंचित हो जाता है, तो उसके मन में आक्रोश उत्पन्न होता है और वो न्याय की गुहार लगाता है। और नकारा साहब ने सूट फाइल किया। दैववश उनके पक्ष में निर्णय तो हुआ ही, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे मिस्टर वाई.वी. चंद्रचूड़, उन्होंने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट में पेंशन को एक नए रूप में परिभाषित किया और कहा कि पेंशन कोई भीख नहीं है जिसको सरकार दे रही है, बल्कि एक कर्मचारी जो अपनी युवावस्था में पसीना बहा के सरकार की सेवा करता है और अपना पूरा उम्र गुजार देता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसको भी एक सम्मान पूर्वक जीने का हक मिलना चाहिए। और यही हक सही पेंशन के रूप में दिया जाए तो उसके साथ जस्टिस होगा, अन्यथा ये बहुत बड़ा उसके साथ अन्याय होगा। ये जो उन्होंने परिभाषित किया कि पेंशन कोई भीख नहीं है, बल्कि ये आपका हक है, ये लैंडमार्क जजमेंट अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी
जजमेंट था और साथ ही साथ ये सरकार के लिए एक सबक था कि पेंशन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के डेट में भी स्थिति यह है कि 1/6 से पहले जो तनख्वाह का स्ट्रक्चर था, पेंशन का स्ट्रक्चर था, 1/6 के बाद उस पेंशन के और तनख्वाह के स्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और 1/6 के पहले जो लोग रिटायर हुए उनको उनका हक नहीं मिला। नतीजा हुआ कि अभी 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में फिर मुकदमा कायम हुआ और उसमें कहा गया कि प्री 2006 और पोस्ट 2006 के पेंशन के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है, इस एनोमली को दूर किया जाए। और बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि अभी 4 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी अपना जजमेंट दिया और एग्जाम्पल के रूप में उसी डीएस नकारा का जो 1982 में फैसला हुआ था उसको साइट किया, उसको कोट किया कि डीएस नकारा के केस में इस विसंगति को दूर किया गया। अतः प्री 2006 और पोस्ट 2006 के पेंशन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही गंभीर चीज है कि सरकार आज के डेट में भी इसकी अनदेखी कर रही है। किस तरह अनदेखी कर रही है, जरा सोचिए। संविधान के तहत आपको मूलभूत अधिकार मिला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला अगर होगा तो समान मामलों में वो हर हाल में लागू किया जाएगा। लेकिन विसंगति क्या है? अभी एक भाई नोशनल इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे। अय्या पेरुमल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लेके आता है कि भैया मैं 30 जून को रिटायर हुआ और 30 जून की रात के 12 बजे तक मैंने काम किया, तो हमारा रिटायरमेंट 12 बजे 24 बजे तक तो आप कर नहीं सकते हैं। करेंगे तो 24:01 पे करेंगे और 24:01 में अगर आपने किया तो वास्तव में हमारा रिटायरमेंट जो है वो 24:01 यानी कि 1 जुलाई को हुआ और 1 जुलाई का जो हक है हमको मिलना चाहिए। क्या हुआ? कैट ने जजमेंट उसके फेवर में दिया, सरकार हाईकोर्ट गई, सरकार को का जो रिट है वो रिजेक्ट हो गया, फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पर भी यही बात कहा गया कि हम लोग इस केस में इंटरफियर नहीं करेंगे, लिहाजा उस पेरुमल को बेनिफिट दे दिया गया। बाकी लोगों ने कहा कि जब उनको दिए हो तो हम भी 30 जून वाले हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे हो? तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये तो व्यक्ति विशेष का मामला था इसलिए मैंने उसको दिया, सबको मैं नहीं दूंगा। चलो भैया ठीक है, आपकी इस लॉजिक को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। इधर क्या हुआ कि रेलवे बोर्ड ने फरवरी 23 में एक पत्र जारी किया, कहा कि जो 30 जून को रिटायर हैं अगर वो कोर्ट में जाते हैं और कंटेम्प्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनको बेनिफिट दे दिया जाए, नोशनल इंक्रीमेंट। तो हमारे बहुत सारे साथी गए कोर्ट में और कंटेम्प्ट भी किए, बड़ी अच्छी बात है। अब वो जब मिलने का वक्त आया उस समय सरकार ने क्या किया कि एरियर के मुद्दे पे, नोशनल इंक्रीमेंट के मुद्दे पे नहीं, एरियर के मुद्दे पे कि 3 साल का एरियर दिया जाए कि 1 महीने का दिया जाए कि 1 साल का दिया जाए, इस मुद्दे पर एक पर्टिकुलर केस में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया। तो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया तो सीपी मुंदिन मनियन के केस में किया। तो भैया अगर आपने दाखिल किया तो जो जजमेंट होगा उस पर लागू होगा। जब आप व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं,
लेकिन वहां पे कहती है नहीं, मुंदिन मनियन वाला हुआ तो सारे के सारे केस जो है वो प्रभावित हो जाएंगे। ये भैया ये दोहरी बात समझ में नहीं आती। या तो पर्सोनम की बात करते हो तो पर्सोनम पर रहो, है ना। आप कहते हो कि भैया वो मुकदमा जीत के आए तो हम उसको देंगे, बाकी को नहीं देंगे, तो ठीक है। लेकिन अगर एरियर का मुद्दा है, सरकार एक व्यक्ति विशेष के मामले में रिव्यू पिटीशन करती है, तो वो भी तो उसी में लागू होना चाहिए ना, सब पे नहीं ना लागू होना चाहिए। लेकिन ये मनमानी। तो दोस्तों, अभी भी डीएस नकारा द्वारा जो मुकदमा दाखिल किया गया और उसमें जो जजमेंट हुआ, उसका सही अर्थों में अनुपालन नहीं हो रहा है। और जब अनुपालन नहीं होगा तो क्या करना होगा? सिवाय संघर्ष के हमारे पास कोई रास्ता नहीं। 16 दिसंबर को पेंशन अदालत हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के महामंत्री श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी पेंशन अदालत में अपना वक्तव्य दे रहे थे। क्या वक्तव्य दे रहे थे? कह रहे थे वहां पर कि दिसंबर 23 में जो पत्र जारी हुआ उसमें कहा गया कि भैया कोर्ट केस करोगे, कंटेम्प्ट करोगे तो दे दिया जाएगा। और बाद में अगर रिव्यू पिटीशन दाखिल हुआ तो उस पर भी रेलवे बोर्ड ने जो चिट्ठी निकाला, उस चिट्ठी में क्या लिखा? लिखा कि 6/9/24 से पहले जिन केसेज में डिसीजन हो चुका है, उन केसेज में बरोबर एरियर मिलेगा। यानी कि 3 साल का अगर जजमेंट हुआ, 3 साल का एरियर मिलेगा। पेंशनरी बेनिफिट, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का एरियर मिलेगा। सब कह रहा है। कौन सा चिट्ठी? अभी 7-10 की चिट्ठी कह रही है। अब फिर भी भैया कंटेम्प्ट पे हुआ जा रहा है, सरकार डेट लेती जा रही है, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। तो बताइए ऐसे कंडीशन में आक्रोश होगा कि नहीं होगा? बताइए आप। होगा। तो जब गुप्ता जी भीतर अपना प्रोसीडिंग अपना बता रहे थे, इन चीजों की व्याख्या कर रहे थे, उस समय हमारे 60-70 जो उत्साही साथी हैं, वो लोग अधिकारी क्लब के गेट के दोनों ओर मानव श्रृंखला बना के तख्ती लेके मौन प्रदर्शन कर रहे थे कि नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में रेलवे बोर्ड के जो आदेश है उसको लागू करो। ये क्या कोई गलत बात है क्या? हम नई बात तो कह नहीं रहे, हम तो कह रहे रेलवे बोर्ड के आदेश को लागू करो। तो सवाल ये है कि वहां पर क्या हुआ, गुप्ता जी डिटेल में बताएंगे, लेकिन वहां पर सीपीओ-ईडी इन लोगों ने पॉजिटिव रुख अख्तियार किया है और उन्होंने कहा है कि हम इसको कराएंगे, जल्दी ही कराएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो भले हम नोशनल इंक्रीमेंट में मुकदमा किए हो अथवा न किए हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ हम भी खड़े होंगे। बोलिए, हम भी मानव श्रृंखला बनाएंगे। भले हम जुलाई में रिटायर हुए हों, सितंबर में रिटायर हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना होगा। और अगर हम ये करते हैं तो यही सच्चे अर्थों में डीएस नकारा के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। सही है कि नहीं है? दोस्तों, पिछले 2-3 महीने से लगातार जब बैठकें हुई हैं शाखाओं की, उन बैठकों में श्री गुप्ता जी ने आह्वान किया था कि इस बार के पेंशन अदालत के दिन, पेंशनर्स दिवस के दिन हम लोग लोको फील्ड में पेंशन दिवस नहीं मनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, मेडिकल की जो दुर्व्यवस्था है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, मानव श्रृंखला बनाएंगे, तख्ती लेके खड़े होंगे, मौन प्रदर्शन करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। और इस पर इसके लिए
मौन प्रदर्शन के लिए भी क्या होता है, नोटिस देना पड़ता है, भूमिका बनानी पड़ती है, पत्र लिखना पड़ता है। जब वो कार्रवाई की गई, पत्र दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर के पास गया और जाके उनको पूरा बात बताया गया कि साहब रेलवे बोर्ड दो दो चिट्ठियां जारी कर रही है, हर चिट्ठी दो दो तीन तीन पन्ने की है और उसमें पूरा डिटेल दे रही कि ये सुधार होना चाहिए, ये सुधार करो, वो सुधार करो, और आप उसमें से खाली हॉस्पिटल की टाइमिंग वाला सर्कुलेट कर दे रहे हैं, बाकी छोड़ दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा उसे, आखिर इस तरह का आंख में धूल झोंकना कब तक चलेगा? ये नाक के ऊपर पानी जा रहा है। तो वो कहे नहीं 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 ऐसा नहीं है, हमने चिट्ठी निकाला है, ये है वो है। हमने कहा साहब दिखा दीजिए। तो नहीं 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 निकला है तो निकलवा देंगे। क्यों साहब, यही बात हुआ था। खैर, हम लोग तो जानते थे कि यही होने वाला है। जब हम लोगों ने दवा की बात की 3 महीने की, तो कहने बजट नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमने कहा भैया इस हॉस्पिटल में आप जो गार्डन है, पार्क है, पार्क में लाल पीला रोशनी लगाए हुए हैं जो रात के समय जलता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। ठीक है भाई, पेशेंट को लग रहा है पुराने जमाने का मोजाइक है, अंग्रेजों के जमाने का पक्का है, उसको तोड़वा तोड़वा के आप टाइल्स लगवा रहे हैं, करोड़ों रुपया इस पे खर्चा कर रहे हैं। लेकिन मरीज को जब इमरजेंसी में ऑक्सीजन देना होता है तो आपके पास ऑक्सीजन मास्क नहीं रहता। बेड पे जब लैट्रिन लगता है तो उसके लिए आपके पास पॉट नहीं है, यूरिनल के लिए आपके पास पॉट नहीं है, डायलिसिस मशीन जिससे रक्त का शोधन होता है वो मशीन आपके पास ले दे के 4 है, और डायलिसिस के पेशेंट आपके पास सैकड़ों की तादाद में है। एक एक पेशेंट को 4-4 घंटे के लिए हफ्ते में 4 बार का आदेश हो रहा है, लिखा जा रहा है। और हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, 4 मशीन में उसमें एक खराब रहता है और 4 टेक्नीशियन हैं, मुश्किल से पर डे 5-7 लोगों का ही हो पा रहा है, तो बाकी लोग कहाँ जाएं? जब इंपैनल्ड हॉस्पिटल के रिन्यूअल की बात आती है तो उस समय सब लोग जो है कान में तेल डाल के और गहरी नींद में सो रहे होते हैं। जब वैलिडिटी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है और रिन्यूअल होते होते 3 महीना लग जाता है, और इस बीच मरीज तड़प रहा है, उसके लिए ना कोई व्यवस्था नहीं है। ये गलत है कि नहीं है, बोलिए। और यही सब चीजों को हम लोगों ने उनको एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा ठीक है हम इसको देखते हैं। लेकिन पता तो हमको भी था कि कैसे क्या करना है, और लास्ट में हमने जीएम को पत्र लिखा, इस पर मेल उनको किया। जीएम साहिबा ने जब देखा कि अरे भाई ये तो बड़ा गंभीर मामला है, तो उन्होंने पीसीएम को फटकार लगाई और कहा कि भाई ये 3 महीने की दवा रिटायर्ड लोगों को, वो भी क्रॉनिक बीमारियों में, क्या आपको दिक्कत है? अब वो क्या करते? उनके पास तो कोई एक्सप्लेनेशन था नहीं, कोई चारा नहीं था। तो वो कहे कि ठीक है मैडम, इसको हम करा देते हैं। फिर उन्होंने कहा ये डायलिसिस का मुद्दा, तो अपना वही चीज है कि साहब वो टेक्नीशियन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, करते करते बहरहाल 2 मशीन के लिए ऑर्डर हो गए। तो ये जो 2 मुद्दे थे उस पर पीसीएमडी अपने सिग्नेचर से पत्र जारी किए कि भाई इन चीजों का शुरू किया जाए। तो भैया पत्र जारी हो गया। अब हमको देखना है कि भाई कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस चीज का क्रियान्वयन देखना है। इसके लिए हमको 2-3 महीने का वक्त लगेगा। अगर ये क्रियान्वित नहीं हुआ तो ये जो आज के दिन जो होने वाला प्रदर्शन था ये रुकेगा नहीं, 3 महीने बाद फिर होगा और हम लोग करके रहेंगे, दिखा दें। हमारी जितनी मांगे हैं वो हवा में नहीं है। हमारी तो बस एक ही मांग है
कि रेलवे बोर्ड ने जो आदेश दिया है उसको लागू करो। कुछ हम अलग से मांग नहीं रहे, हम तो सिर्फ लागू करने की बात कर रहे हैं। हम गलत तो है नहीं। कल के पेपर में था कि रेलवे डॉक्टर मेडिकल पढ़ाई होगी उसमें। चलिए बढ़िया है, हॉस्पिटल में पढ़ाई हो, 1000 डॉक्टर आ जाएं, समझना अच्छी बात है। तो कहने का ये मतलब है कि ठीक है, हम अपने कर्तव्य को भी जानते हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हमारे अंदर राष्ट्रीयता ओत प्रोत से भरी हुई है, लेकिन हमारा जो अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए भी हम संघर्ष करने के लिए उद्यत हैं। और अगर सरकार सीधे से नहीं देती है तो प्रदर्शन करके अथवा कोर्ट जाके हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और लेके रहेंगे। सही है? हमारे एक भाई ने कहा किस चीज के लिए कम्यूटेशन के बारे में जानने की जिज्ञासा किया, किसी ने किया है ना, अभी कोई आके बोले। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि अभी जो नोशनल इंक्रीमेंट के लिए हुआ है मुकदमा, वो मुकदमा बाय नेम हुआ है, एक एक व्यक्ति के नाम से हुआ है। श्री पुरुषोत्तम सिंह के द्वारा हुआ है, श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी के द्वारा हुआ है, श्री आनंद गौड़ जी के द्वारा हुआ, बाय नेम हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का मुकदमा नहीं है। क्यों नहीं है जानते हैं? इसलिए नहीं है क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सरकार ने कहा कि भैया ये पर्सोनेम है, व्यक्ति विशेष का मामला है, इसलिए हम उनको देंगे, आपको नहीं देंगे। तो पर्सोनेम फरवरी 2023 का चिट्ठी है, उसमें भी बोला है कि जो मुकदमा किया है, कंटेम्प्ट किया, उसको पर्सोनम बेसिस पर दिया जाए, यानी व्यक्ति विशेष के, यानी कि सब कुछ व्यक्ति विशेष का मामला चल रहा है। एसोसिएशन आपको बैक डोर से पीछे से पुशअप कर रहा है, सहयोग कर रहा है, लेकिन एसोसिएशन पिक्चर में नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं ना बात? समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि मामला पर्सोनम का। अब एसोसिएशन की भी एक प्रतिष्ठा है, इसकी भी एक इमेज है। हम एज एसोसिएशन अपने किसी भी साथी को ऐसे दलदल में नहीं फंसाना चाहेंगे जहां वो फंसने के बाद कहे कि भाई हम गलत रास्ते पे चल रहे। नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में क्या हुआ था, यहां पर जब रेलवे बोर्ड ने कहा कि भैया जो कोर्ट में जाएगा कंटेम्प्ट करेगा उसको दे दिया जाए, तब क्या हुआ? तब आप लोगों को बोला गया और आप लोगों ने पैसा जमा किया, और जब पैसा जमा किया तो 1 महीने के अंदर अंदर आपके फेवर में जजमेंट दे दिया गया। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और ड्यू डेट पे कंटेम्प्ट भी करा दिया गया, बड़े मामूली खर्चे में। लेकिन जो कम्यूटेशन का मामला है उसमें यह है कि जिसका 10 साल से ऊपर रिकवरी हो चुका है, 10 साल 10 महीना, उसके कुछ केसेस में डिफरेंट कैट और हाई कोर्ट ने स्टे किया है, लेकिन अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि भाई जब कम्यूटेशन कराया जा रहा था तो उस समय तो आपके सामने नियम था कि भाई 15 साल रिकवरी होगी, तो आपने क्यों कराया? तो जब जानते बूझते हुए आपने कराया तो हम इस चीज को नहीं मानते। अब जिसके खिलाफ जजमेंट दे दिया, जिसके केस में स्टे हुआ था और फाइनल जजमेंट इस तरह का आ गया, वो मानेगा क्या? वो कहेगा कि जिस समय रूल बना था उस समय महंगाई की दर ये थी, उसमें इंटरेस्ट का दर ये था, ब्याज का दर ये था, LIC का दर ये था, मोर्टेलिटी ये था, वो सारा डाटा रखा हुआ है। वो क्या करेगा? वो भी जाएगा हाई कोर्ट में जाके लड़ेगा। सही है? और हाई कोर्ट में
सॉरी सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा, हाई कोर्ट में लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कितना खर्चा आता है इसका अंदाजा लगा लीजिए। और अभी एसोसिएशन अगर आपको कहे कि भैया 5,000 दो, हम आपका कैट से स्टे करा देते हैं, तो स्टे तो मिल जाएगा, लेकिन केसवा तो आगे चलता रहेगा। अगर सरकार जीत गई और आपको कहा जाएगा कि हाई कोर्ट जाना है, तो आप पीछे भाग जाइएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात आ गई तो वहां तो लाखों में आता है, तो हर आदमी पीछे भाग जाएगा। तो फंसेगा कौन? हम फंसेंगे। तो हम भी जानते हैं कि ऐसे केस को हाथ में लेना है जहां नो डेंजर जोन हो, जहां खतरा ना हो, जहां गाड़ी निकल जाने वाली हो। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो यही चीज है। कम्यूटेशन केस जो है, कम्यूटेशन वाला अभी प्री मेच्योर है, उसमें मेच्योरिटी नहीं आई है। और चूंकि मेच्योरिटी नहीं है, इस वजह से एज एसोसिएशन हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। कोई अपना भाई अपने रिस्क पे जाना चाहता है तो उसका स्वागत है, वो जाए भी, लेकिन हम रिस्क में जाएं और कल को एसोसिएशन बदनाम हो तो ये सही होगा क्या? हमारी समझ से सही नहीं। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा है कि जो लोग आज के डेट में ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी मामूली नहीं है, वो भी बहुत बड़ा ग्रुप है। और मैंने पता लगाया है कि वो भी चुप बैठने वाले नहीं। हो सकता है कि जजमेंट उनके पक्ष में आए, सुप्रीम कोर्ट फिर उनके पक्ष में जजमेंट दे दे, और अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देता है तो हम कहेंगे कि भाई हमारे लोगों को भी कम्यूटेशन का लाभ दिया जाए और हम भी आपको उस लाइन पे लीड करके लेते चलेंगे। बढ़िया रहेगा। यानी कि कोई खतरा नहीं लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें रही। इसके अलावा थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हुए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 2024 का जो वर्ष है पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के लिए उपलब्धियों भरा वर्ष रहा है। सबसे बड़ी चीज ये रही है कि राष्ट्रीय स्तर का हम लोगों ने यहाँ पे जलसा कराया, और आप लोग के समर्थन से कराया, आप लोग के सहयोग से कराया, और इसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि भाई व्यवस्था में किसी तरह का कोई कमी था। ये बहुत बड़े गर्व की बात है, इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दूसरी चीज यही 2024 का वर्ष है कि पूरे वर्ल्ड में रिम्बर्समेंट के केस में हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया, और वो था 32 लाख रुपए का रिजेक्टेड केस, जिसको हम लोग ने क्या किया कि पेमेंट करवाया। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धियों का चीज है। तमाम फैमिली पेंशन के केसेस को हम लोगों ने सेटल कराया। अभी कल बात हो रही थी, एनएफ रेलवे में एक अधिवेशन था, वहां पे हम भी गए थे, मुन्नीलाल गुप्ता जी गए थे। वहां पर हम लोगों को एक केस मिला जो एनएफ रेलवे में लमडिंग डिवीजन में काम कर रहा था आदमी, उसकी विडो डॉटर थी और 7 साल से उसका फैमिली पेंशन का केस रुका हुआ था। आके जब हम लोगों ने उसमें हाथ डाला तो मुश्किल से 1.5 महीने में उसका पीपीओ जारी हो गया, और उसको अभी कल परसों वो आई थी और बता रही थी कि 13 लाख हमारे खाते में एरियर आ गया है। और अभी 2 केस और हम लोग का, एक रमिता शर्मा का है और स्वप्ना बनर्जी का है, उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि 2025 के तिमाही में, प्रथम तिमाही में हम लोग इसको निपटा लेंगे निश्चित रूप से। और भी बहुत सारे टेढ़े केसेस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। उपलब्धियां बहुत सारी रही हैं। हमारे कुछ साथी हमसे बिछुड़े हैं, उनका दर्द हमारे सीने में है, जेहन में है। लेकिन इसके साथ ही अब जब हम लोग मिलेंगे तो नए वर्ष में मिलेंगे, 2025 में मिलेंगे, और 2025 के नव वर्ष के लिए मैं आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि 2025 में आप सब लोग
स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और तमाम उपलब्धियां सरकार की ओर से आपको हासिल हो, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है 8वें वेतन आयोग का गठन, जिसके बारे में उम्मीद है कि वो चल रहा है और आज न कल वो सरफेस पर एक धमाका लेके अवतरित होगा। और भी कुछ बेनिफिट की बातें हैं जो निश्चित रूप से 2025 में आपके पास आएगी। दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा आपको कि एक नकारात्मक सोच होती है, एक सकारात्मक सोच होती है। जब आप नकारात्मक निगेटिव भाव में आते हैं तो परिस्थितियां भी आपके प्रतिकूल हो जाती हैं, लेकिन लाख खराब स्थिति हो, लाख काम ना बनने वाली स्थिति हो, फिर भी आप कहते हैं नहीं मेरा काम होगा, मेरा काम होगा। तो जानते हैं परिस्थितियां आपके अनुकूल बनती हैं और वो काम सिद्ध होके रहता है। इसलिए आज की डेट में मैं आप लोगों से वो शुभकामना देता हूं कि 2025 के वर्ष में आप लोग पूरी तरह पॉजिटिव रहिए, पूरी तरह सकारात्मक सोच रखिए और सब कुछ आपको हासिल होगा। ईश्वर की कृपा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक एक शब्द पेंशनरों के हित में, पेंशनरों के लिए जो दिन रात एक किए हुए हैं, जिसकी गूंज चारों तरफ गूंज रही है, वह व्यक्तित्व हमारे बीच है, हमारा सौभाग्य है। और